नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। तीसरा लेक्चर है आप लोगों के सामने, किसका? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपीपीसीएस जीएस सेक्शन, जो कि आपके काम आने वाला है पीसीएस 23 में, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और समीक्षा अधिकारी। ये 3 बड़ी परीक्षाएं हैं जो, जैसा मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, कि जल्द ही इनका नोटिफिकेशन होने वाला है, बीओ का और आरओ का। और पीसीएस शायद आपको साल के शुरुआती महीने में देखने को मिल जाएगा और इनकी परीक्षा आपको 5 से 6 महीने में देते हुए देखेंगे। इसके अंतर्गत मैंने बताया है कि इसके 50% से लेकर 40% से 50% के बीच जो प्रश्न होते हैं वो लगभग इसके प्रीवियस ईयर से और अलग अलग जो आयोग ने परीक्षाएं कराई हैं उसमें से ये लोग ले लेते हैं। कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन, मजबूत क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस में 2 लेक्चर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तीसरा लेक्चर हम लोग का सामने है, जिसमें आज हम लोग फिर से 25 क्वेश्चन देखेंगे। और इसका मजा तब है जब आपने जो क्वेश्चन आता है वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आता है उसे लिखें और जिसका आंसर तुक्के से सही हुआ इसको लिखें। मैं ये बार बार क्यों बोलता हूँ, ये बहुत साधारण सी बात लगती होगी। आप 2 से 3 क्लास में इसको करके देखिएगा, आपके पास क्या शानदार नोट्स रेडी होंगे। और एक्चुअल नोट्स इन्हीं को बोलते हैं जो चीजें आपको नहीं आए, जो चीजें आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हम इसमें साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं। मजा आने वाला है, ठीक है। इसमें से ऐसा कोई एक भी क्वेश्चन नहीं है जो परीक्षा में नहीं पूछा गया है आयु की। अलग अलग गारंटी से बोल रहा हूँ, इस सीरीज से आपको 40 से 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो 125-150 क्वेश्चन आते हैं ना उसमें 40-45, मैं बहुत मिनिमम बोल रहा हूँ, 50 से 60 भी हो सकते हैं सिर्फ इस सीरीज से, ठीक। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या बोल रहा है? टमाटर का ये लाल रंग किसकी वजह से आता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, परीक्षा में क्योंकि पूछा जाता है। साइंस इन एवरीडे लाइफ में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अलग अलग पिगमेंट, क्लोरोफिल की वजह से जो पत्ते हरे होते हैं या उसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। इसी प्रकार पदार्थों से भी टमाटर का जो लाल रंग है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? ऑप्शन है बीटा कैरोटीन, एंथ्रासाइनिन, लाइकोपीन या नन ऑफ दीज। बीटा कैरोटीन तो खासतौर से जो येलो कलर के जो पिगमेंट्स देता है फ्रूट्स के ऊपर, है ना, तो बीटा कैरोटीन में से नहीं होगा। एक न्यूट्रिशन के रूप में भी बहुत ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। फिर एंथ्रोसाइनिन, ये भी नहीं होगा। आंसर लाइकोपेन, सी ऑप्शन। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पूछ लेते हैं हरी मिर्च का जो तीखापन है वो किसकी वजह से है, मुझे बताइएगा, ठीक है। पेपर में खूब पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले, 2 बीमारियां हैं, पेलाग्रा और स्कर्वी, बोल रहे हैं किसकी वजह से होती हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पेपर में तो डेफिशिएंसी डिजीज से बच्चे क्वेश्चन आता ही है। डेफिशिएंसी डिजीज मतलब किसी चीज की कमी से होने वाली बीमारियां। डेफिशिएंसी डिजीज में प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है, ठीक है, विटामिन की कमी से ऐसी सारी इम्यूनिटी से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। बिकॉज विटामिन जो है वो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। और ये दोनों बीमारियां अलग अलग विटामिन से ही की कमी से ही होती हैं। स्कर्वी जिसमें मसूड़ों से खून आ जाता है, विटामिन सी की कमी से होती है बच्चे, विटामिन सी की कमी से, ठीक है। बहुत ही कॉमन है। विटामिन सी हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। जब हम बीमार होते हैं तो जल्दी ठीक होने के लिए डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक या नॉर्मल दवाई के साथ विटामिन सी की दवाइयां भी लिखते हैं। कोविड में देखो विटामिन सी का तहलका कितना था, ठीक है। तो विटामिन सी हो गया। पहला विटामिन D3 जो नियासिन है उसकी कमी से होता है, ठीक। डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? मेटाटार्सल, टार्सल, मेटाकार्पल या काप्सल? तो बता दें, जब ये मेटा लग गया तो हमारी हड्डियां, बारीक वाली हड्डियों की बात हो रही है। मेटाटार्सल, टॉर्सल नीचे पहुंचेंगे पैरों के पास, पंजों को जोड़ने वाली जो हड्डियां हैं वो मेटाटार्सल कहलाती हैं। और कलाई से अंगुलियों को जोड़ने वाली जो हड्डियां हैं वो मेटाकार्पल्स कहलाती हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बच्चे करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फाइनल स्कोर आपको जरूर बताइएगा। चैनल में पहली बार है तो जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, पीसीएस और टीचिंग के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक अम्ल का विखंडन किसमें हो जाता है? हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में बताऊं कि जब हम मेहनत करते हैं, हमारी बॉडी पे एक्सर्शन होता है, मसल्स में स्ट्रेस पड़ता है, तो हमारे मसल्स में ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, सीधी बात हो जाएगी। उस वजह से एक एसिड होता है जिसे बोलते हैं पायरुविक एसिड, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं पायरुविक एसिड। ये ना
टूटता है, ये ब्रेक डाउन होता है किस किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड में और लैक्टिक एसिड में। और इसी का जो डिपोजिशन हमारे, जब ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जमा होने लगता है, उसकी कमी से हमें आलस या जिसे बोलते हैं थकान महसूस होती है। पेपर में सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किस एसिड की वजह से शरीर में थकान महसूस होती है? लैक्टिक एसिड सर, लैक्टिक एसिड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बी ऑप्शन जोरदार। कोलेस्ट्रॉल का सिस्टम तो हार्ट अटैक के काम में है ना, कोलेस्ट्रॉल ये नहीं होता है, ठीक है, ब्लड में। चलो कुछ छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम है सर। मैच द कॉलम करते हैं और क्वेश्चन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, है ना, क्वेश्चन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ब्लड के बारे में बात की जा रही है। हमारे रक्त में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं बच्चे। ये नीचे 2-3 प्रोटीन हैं और ऊपर हमारे ब्लड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे बोलते हैं प्लाज्मा। हमारे ब्लड में पानी वाला जो हिस्सा है वो प्लाज्मा बोलते हैं उसको। अगर ये ना हो ना तो ब्लड हमारा लिक्विड फॉर्म में रहेगा ही नहीं, है ना। पीले पीले रंग का डेंगू में प्लाज्मा चढ़ाते हैं, वो प्लाज्मा होता है। अभी देखो इलाहाबाद में क्या खतरनाक केस हो गया, प्लाज्मा लगाना था डेंगू में, वो मौसमी का जूस लगा दिया, चढ़ा दिया यार डाल के। मतलब किस, आप समझ रहे हो, व्यक्ति की मृत्यु हो गई यार वो, और किस स्तर का घटिया काम के कर दिया, ये अस्पताल को सील कर दिया गया है, लेटेस्ट खबर है। अब देखिए, जो रक्त प्लाज्मा होता है पीले रंग का पिगमेंट होता है, तो इसको ध्यान दो, पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, इसकी वजह से ब्लड में जो तरलता बनी रहती है। इसके अलावा हमारे ब्लड में कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे नाम लिया है एल्बुमिन, ये एल्बुमिन ना वो अंडे के ऊपर जो व्हाइट लेयर होती है वो भी एल्बुमिन ही होता है। एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो क्या करता है, ऑस्मेटिक प्रेशर तैयार करता है, जो प्रोटीन की लीकेज को काम करता है। मतलब ऑस्मोसिस के प्रिंसिपल के रूप में ये छन्नी के रूप में कार्य करता है। फिर तीसरा है ग्लोब्यूलिन, ये क्या करता है, ये बेसिकली हमारी इम्यूनिटी के ऊपर काम करता है, संक्रामक रोगों से बचाता है। और फाइब्रोजन, ये वो प्रोटीन है जो हमारे खून का स्कंदन करता है, थ्रोम्बिन में खून का थक्का जमाता है, ठीक है। ये आपके देख लो आंसर है। ऑप्शन देखने की नीड नहीं है सर, देखना है तो देख लेते हैं। ए का 3, तो ए का 3 इन दोनों में से हो गया, तो बी का 4, तो बी का 4, ये सी ऑप्शन हमारा हो गया, ठीक है। तो कितने सारे क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, सारे इजी क्वेश्चन है। ये एल्बुमिन वगैरह के ही चीजें गड़बड़ होती है ना जब किडनी की डिजीज में, तो ऑस्मोटिक फिल्ट्रेशन सही से काम नहीं कर पाती, जिस वजह से बॉडी में स्वेलिंग होने लगती है। किडनी डिजीज में देखते होंगे आप लोग कि ना बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, एडमा हो जाता है, बिकॉज शरीर से पानी निकल नहीं पाता है। आरओ ये तो करता है, ऑस्मोसिस जो होता है उससे छन नहीं पाता पानी, जिस वजह से पानी हमारे शरीर में जगह जगह रुकने लगता है, और इसीलिए बोलते हैं किडनी में देखो पानी भरने लग गया शरीर, आदमी फूल रहा है, एक्चुअली एल्बुमिन की समस्या की वजह से होता है, ठीक है। एल्बुमिन क्या होता है कि वो लीक हो जाता है बार बार। एल्बुमिन जो होता है वो किडनी रोक नहीं पाती, वो बार बार लीक हो जाता है, और जिसकी वजह से यूरिन में ये एल्बुमिन पहुंचने लगता है, और एल्बुमिन की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से ऑस्मेटिक एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हो पाती है, ठीक। चलिए इजी क्वेश्चन आ जाएगा हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन। लोक अदालत, इंग्लिश हिंदी दोनों में लोक अदालत ही बोलते हैं। लोक अदालत का क्या होता है, इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। लोक अदालतों के फैसले सभी पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं, इनमें से सही कथन खोजना है। लोक अदालतों का केवल सिविल मामलों में दखल है। एक प्रत्येक लोक अदालत में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही हो सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं। और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द। अच्छा, उनमें से कोई बात सही नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, लोक अदालत का निर्माण बेसिकली क्यों कराया जाता है? लोक अदालत का निर्माण क्यों कराया जाता है? लोक अदालत का निर्माण कराया जाता है कुछ मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आप सुनते होंगे बहुत सारे चलान हो गए, लोक अदालत में पे चलो कम बेसी करके फटाफट चलान जमा कराओ, सिविल मुकदमों में और भी अन्य मुकदमों में, तो कई सारे डिफरेंट मुकदमों में इसका होता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, बी ऑप्शन। तीसरा, लोक अदालत में सेवारत या सेवानिवृत्त जुडिशियल ऑफिसर भी होते हैं, जी ऐसा नहीं है, सिटिंग भी होते हैं। और डी ऑप्शन तो कुछ है नहीं। जो ए ऑप्शन है ये परफेक्टली करेक्ट होता है। लोक अदालतों में जो फैसले होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब वो आप मानेंगे नहीं उसको, ठीक है, उसका वजूद होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में जो एक्ट आया था, अंग्रेजों ने जो भेजा था, जो आखिरी कानून था अंग्रेजों का, है ना,
में उल्लिखित उसमें जो निर्देशों के जो दस्तावेज दिए गए हैं, उसमें जो डायरेक्शंस का जो क्लॉज दिया गया है, उसको भारत ने किस रूप में अडॉप्ट किया है? आपको पता है कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जो अंग्रेजों ने बनाया था, खैर उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट की हैं, कुछ यूं का यूं की हैं, कुछ इंस्पायर होकर की हैं। इसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा है कि ये जो उसमें डायरेक्शंस कुछ दे रखी थी, उस है ना, एक क्लॉज में उसमें डायरेक्शन दे रखी थी, तो उसको किस रूप में हमने अडॉप्ट किया है? उसको बच्चे हमने बेसिकली अडॉप्ट किया है डीपीएसपी के रूप में। ये भी क्या है? डायरेक्शंस हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बेटा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। हमारे संविधान का भाग 4, ये क्या है? सरकार को कुछ एडवाइजरी तो है, निर्देश ही तो है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है सरकार के लिए। ये है ना, एक वेलफेयर स्टेट की कामना करते हुए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, इसकी कामना के साथ इस भाग को ऐड किया गया था। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जी डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चन गलत हो उसे लिखिएगा जरूर प्लीज। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव का क्या अर्थ है? क्या उद्देश्य है? पर्पस क्या है? स्थगन प्रस्ताव मतलब एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन ये क्या होता है बच्चे? मतलब स्थगित कर दो, सब कुछ टाल दो, अर्जेंट काम आ गया भाई, सब कुछ टाल दो, अभी ये देखना है, ये होता है इसका मतलब। इसका मतलब क्या है? सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति मांगना, है ना। सेकंड, विपक्षी सदस्यों को मंत्री से सूचना एकत्र करने का समय देना। तीसरा, अनुदान मांगों में किसी राशि विशेष की कटौती के लिए अनुमति मांगना। जी नहीं। तत्कालीन संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करना, मतलब जो पार्लियामेंट में उस समय बातचीत चल रही, डिस्कशन हो रहा है, उसको एकदम से साइडलाइन करके और बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर कोई पॉइंट आ गया है, उसके ऊपर तुरंत फिर डिबेट शुरू कर देना बिना समय गवाए, इसको बोलते हैं एडजर्नमेंट मोशन या स्थगन प्रस्ताव। ये हमारे पार्लियामेंट का एक रूल बुक में रूल है, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलते नहीं है अचानक कोई घोटाला निकल के आ गया, अगले दिन जाते ही पहले नेता ने, विपक्षी नेता ने बोला एडजर्नमेंट मोशन लगा दिया जी, हाँ जी सब हटाओ, पहले इस पे चर्चा होगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या आता है? मतलब सुप्रीम कोर्ट का प्राइमरी जुरिडिक्शन, मतलब जो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा जो केस, सीधे सुप्रीम कोर्ट में सीधे हम कुछ केसेस को लेके जा सकते हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में हम नीचे से अगर हम हमारे खिलाफ फैसला होता तो हम जाते हैं ना साधारण भाषा में, लेकिन कुछ पॉइंट पर सीधे जा सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, जैसे राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हुआ है तो, जैसे उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हुआ तो, है ना, जैसे भारत या कुछ और राज्यों के बीच में आपस में कुछ विवाद हुआ तो जा सकते हैं। देखते हैं क्या क्या काम है यहाँ पे। भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद है, मान लो इंडियन गवर्नमेंट प्लस कर्नाटका गवर्नमेंट प्लस तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में कोई विवाद है, उस पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? संसद के किसी सदन अथवा राज्य की विधायिका के उपचुनाव से संबंधित कोई विवाद है? जी नहीं, वो डायरेक्ट जाने की हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। भारत सरकार तक किसी संघीय क्षेत्र के बीच कोई विवाद हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, ठीक है, तो पहला और चौथा ज्यादा सुटेबल है, तो पहला और चौथा करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट, डन। मैंने बता दिया राष्ट्रपति चुनाव में भी डायरेक्ट जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट के वायलेशन में भी जा सकते हैं, आर्टिकल 32, ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोग वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में भी प्रॉब्लम हुई तो भी जा सकते हैं, प्लस ये हुआ है तो भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस प्रावधान का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है बच्चे? मतलब क्या है? देखो इनडायरेक्टली चिपका रहा है क्वेश्चन को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस किस हिस्से में एजुकेशन की बात कही गई है, शिक्षा, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात कही गई है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात कही गई। एक तो कही गई है फंडामेंटल राइट्स में कही गई है ना भाई, एक डीपीएसपीज में भी कही गई है ना, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन वाला। उसके बाद एक अनुसूची 7 में भी कही गई है, जहाँ शक्तियों का बंटवारा किया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, तो एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, ठीक है। फिर हमारे स्थानीय स्वशासन में भी है प्राइमरी एजुकेशन, जो पंचायतों का राइट है, ठीक है, तो डीपीएसपीज में भी है बच्चा, ग्रामीण एजुकेशन स्थानीय स्वशासन में भी है, 5वीं अनुसूची में तो नहीं है, 6वीं में भी नहीं है बाबू, 7वीं में है। तो पहला, दूसरा और 5वां, पहला, दूसरा, 5वां, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्या शानदार क्वेश्चन है। इसका मतलब आपकी समझ पूरी होनी चाहिए, समझ अगर पूरी नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमको मजबूत करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं? हमारी ड्यूटीज के ऊपर बात हो रही है जी। इनमें से कौन कौन से कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी? पहला, अपनी संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, कल्चर को कंजर्व करना, बिल्कुल करेक्ट होगा। कमजोर वर्गों की सामाजिक अन्याय से रक्षा करना, अच्छा ये तो शायद नहीं है ना, ये तो कानून है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति तथा शोध की भावना विकास करना, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, होगा। व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमेशा कोशिश करते रहना, एकदम सही। 1 3 4 1 3 4 काम खत्म, काम खत्म, सी ऑप्शन। बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की क्लासेस चल रही हैं, रिव्यू ऑफिसर और यूपीपीसीएस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली, इनके बैच स्टार्ट होने वाले हैं। अब जितने लोग जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल से जुड़ सकते हैं। एक नंबर इस चैनल पे जरूर याद रखिए, इस पीडीएफ में भी दिख रहा होगा 7678668827। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट मैंने डाल दी है, उसको जरूर देख लीजिए। हमें पढ़ने के लिए वो बुक्स हमारे पास जरूर होनी चाहिए, उन बुक्स का यूज मैं भी करता हूँ। शानदार किताबें हैं, कोई गाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बस दूसरा छोड़ के बाकी सारे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, मतलब हमारा जो मंत्रिमंडल है सेंटर का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट के लिए। जी नहीं, लोकसभा के लिए होता है, नॉट पार्लियामेंट। राज्यसभा में उनका बहुमत हो ना हो कोई मतलब नहीं है, लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट देखिए गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति उन्हें हटाता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत करेक्ट है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कानून बनाने के प्रस्तावों के बारे में सूचना देते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक, तो दूसरा और तीसरा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद अंतरराष्ट्रीय संधियों को, इंटरनेशनल जो ट्रीटी होती है उसको लागू करने के लिए संपूर्ण भारत, पूरे इंडिया पर, या भारत के किसी भी भूभाग में कोई कानून बना सकती है, किसी भी एरिया के लिए कोई कानून बना सकती है? हाँ जी, भारत की संसद बना सकती है, और इसके लिए स्टेट की रिकमेंडेशन या स्टेट की सलाह लेने की कोई नीड भी नहीं है, ना उसकी जरूरत पड़ेगी। इसमें सीधे सीधे संसद जो है वो बिल्कुल से स्वतंत्र है। इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा? सभी राज्यों की सहमति लेकर नहीं, आधे से ज्यादा की सहमति लेकर नहीं, संबंधित राज्य की सहमति लेकर नहीं, डी ऑप्शन, डी फॉर दिल्ली करेक्ट है। 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेंटर और स्टेट के बीच जब कभी विवाद होता है तो उसकी निर्णय लेने की जो भारत सरकार की जो क्षमता है वो किसके अंतर्गत आती है? अभी क्वेश्चन आया था कि सेंटर और स्टेट में जो, या अलग अलग स्टेट्स में आपस में डिस्प्यूट होता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है, वो उसका क्या है, प्राइम ज्यूरिडिक्शन वाला क्षेत्र है उसका, है ना, अपीलीय नहीं है, मूल अधिकारिता वाला है। सी ऑप्शन है, ठीक है, सी ऑप्शन मूल अधिकारिता के अंतर्गत। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी विधि का आधार या कानूनी तौर पर गलत है तो उसे रिहा करने के लिए न्यायालय तुरंत रिट जारी कर सकता है। हाँ जी, मुझे अरेस्ट कर लिया, मान लो मेरा कोई कसूर नहीं है, तो सबसे पहले परमादेश मिलता है ना कि हाँ तुरंत इसको हाजिर करो भाई, है ना, 24 घंटे के अंदर। उसके बाद देखते हैं कि ये इसका जो अरेस्ट हुई है, जो इसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, क्या इसके लिए वैलिड रीजन है? अगर वैलिड रीजन नहीं होते हैं तो हैबेस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के द्वारा उसको मुक्त किया जा सकता है। ये कुछ हमारी फंडामेंटल राइट्स की जो आर्टिकल 32 है उसमें कुछ रिट होती हैं जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों को बचाया जा सकता है, फंडामेंटल राइट को छीनने से बचा सकती है सुप्रीम कोर्ट। हाँ ये वही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध प्रोविजन, ठीक है, बहुत बढ़िया। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने में अनिवार्य भूमिका निभाई जाती है? आर्टिकल 368 बच्चे जो है वो जिक्र करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, ठीक है, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, ठीक है। इसके अंतर्गत लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्ताव आता है और दोनों जो हाउस होते हैं वो अपने 2/3 बहुमत से अगर वो बिल पास करते हैं तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, मोहर के बाद, फिर वो संविधान संशोधन हो जाता है। तो लोकसभा राज्यसभा का रोल है, इनका तो कोई रोल ही नहीं है, स्टेट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन, पहला और दूसरा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट। 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 42वें संविधान संशोधन, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इंडिया का, बहुत सारे क्लॉज लगाए गए थे 1976 में। अब देखिए 1900, हाँ इसमें
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, ये क्वेश्चन है सीधे सीधे। आर्टिकल 39 36 से लेके 51 तक ना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, और उसमें 39वां जो आर्टिकल है उसमें अमेंडमेंट किया गया था। क्या किया गया था? स्त्री एवं पुरुष के दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ये इसमें ये तो खैर शुरू से था ही, ये तो खैर शुरू से था। जो बी ऑप्शन है आपका ये करेक्ट है, 39C, ठीक, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाँ जी, ठीक। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ, मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। हाँ करेक्ट है, बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। आर्टिकल 39 में ये बदलाव किया गया था, ठीक है। इंडस्ट्रीज के जो मैनेजमेंट है उसमें मजदूरों को भी शामिल होने का अधिकार मिले। जो बोनस वगैरह का कंसेप्ट है, ओवर टाइम का कंसेप्ट है, मजदूर डिसाइड करें हमारी मांगें क्या हैं, उनसे बदमनवाएं। ये नेक्स्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और ये इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है आजकल। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 देखेंगे तो क्या बोलता है आर्टिकल 15 कि धर्म, जाति, लिंग की बिना किसी भेद के आधार पे किसी भी दो व्यक्तियों में, दो लोगों में कोई भी भेद नहीं कर सकता है ना हमारे देश में। उसमें अमेंडमेंट हुआ है। और 16वां क्या कह रहा है? सार्वजनिक निकायों में, पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्रों में सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, है ना। इसके अंतर्गत ही अमेंडमेंट करके EWS का जो रिजर्वेशन है वो लागू किया गया है, बी ऑप्शन। 19th क्वेश्चन क्या बोला? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, हमारे देश के 8 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अपर हाउस है, हर जगह नहीं है। आर्टिकल 169 में जिक्र किया गया है, आर्टिकल 169 में जिक्र किया गया है कि जो राज्य की विधानसभा है ये प्रस्ताव पास करके विधान परिषद के गठन की रिकमेंडेशन कर सकती है। तो आर्टिकल 169 बहुत फेमस क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस का एक सुझाव था कि राज्यपाल को राज्य से बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो या उसने हाल ही के पिछले वर्षों में राजनीति ना की हो। एक्चुअली राज्यपाल जो होता है वो सेंटर के द्वारा भेजा जाता है, राष्ट्रपति भेजता है सेंटर के रिकमेंडेशन पे। तो ये रिकमेंडेशन की गई थी किसके द्वारा? सरकारी आयोग 1983 में इसकी रिपोर्ट आई थी। इसके अनुसार कि भाई जो गवर्नर बने ना थोड़ा सा निष्पक्ष रहे, इसके लिए कम से कम जिस राज्य का गवर्नर बन रहा है उस राज्य का रहने वाला ना हो, ताकि वहाँ पे इंटरेस्ट ना हो उसका, उसकी पॉलिटिक्स में, और फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड का ना हो और फेमस आदमी हो। पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नहीं होने से ये होगा कि वो पॉलिटिकल टिल्टेशन नहीं उसकी नहीं होगी, है ना। तो ये सब रिकमेंडेशन दी थी सरकारी आयोग ने, कौन मानता है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में वोटिंग राइट्स और इलेक्ट होने का राइट कौन सा राइट है? याद रखना, लीगल राइट है सर, लीगल राइट है। फंडामेंटल राइट नहीं है कि मैं चुनाव जीतूंगा जी, मुझे चुनाव जीतना है, या मेरा वोट देने का राइट लीगल नहीं है। मैंने पहचान पत्र नहीं बनवाया तो मैं वोट नहीं दे पाऊंगा, भले मैं कितने भी साल का हूँ, 18 साल से ऊपर का हूँ तो भी, है ना। तो ये एक विधिक अधिकार है बच्चे, डी ऑप्शन। भारत में लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? हाँ जी, बहुत से लोग सोचते हैं कि लोकपाल विधेयक 2011 के बाद ही चर्चा में है। जी नहीं, लोकपाल विधेयक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, जिसमें कि भ्रष्टाचार की जांच की जाए, कितना ही बड़ा पद हो। स्वीडन ने अपनाया था इस व्यवस्था को, और भारत ने 1967 में ही पहली बार इसका प्रस्ताव संसद में पेश किया था, जो कि पास नहीं हो पाया था। ठीक, तो सी ऑप्शन। 25वां क्वेश्चन क्या बोला? भारत के 2 सबसे पुराने नॉन मेसोलिथिक एरा के प्लेसेस, मध्य पाषाण काल के सबसे 2 पुराने फेमस स्थान, एक तो है सरायनाहर और दूसरा है महदहा, उत्तर प्रदेश में है दोनों, प्रतापगढ़ के आसपास। वेरी गुड, ए ऑप्शन करेक्ट है, पेपर में आएगा ये। वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले जिक्र कहाँ होता है? बच्चे देखो, वर्ण व्यवस्था का जिक्र हमें देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में भी, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में तो दिया नहीं हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी वर्ण व्यवस्था के आधार में रहने वाले के भी इलाके बटे हुए थे, कार्य बटे हुए थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसका पूरा जिक्र है, इसके अलावा ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बच्चा करेक्ट है। अब ऑप्शन हमारा आ गया 25वां, मतलब पुरानी नदियों के नाम। खूब ये क्वेश्चन पूछा गया है, खूब, है ना, खूब पूछा गया है। अब देखो, इसमें इधर पुरानी नदी, जो प्राचीन काल में जो नदियों के नाम थे, और यहाँ पे वर्तमान की नदियां।
विपाशा है व्यास, तो डी का 3 कहाँ गया, ये है और ये है। अच्छा, सरस्वती है घग्गर हा करा, तो ए का 5 खत्म कर दो इसको, ठीक है। 2 का 2 और सी का 1, काम है डन। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगे होंगे। 25 क्वेश्चन किए, अपना स्कोर मुझे बताइएगा और जम के कमेंट करिए, जो आपको क्या स्कोर रहा, कैसे क्वेश्चंस लगे और क्या क्या चाहिए बताइए। नेक्स्ट सेशन में जल्दी से मिलते हैं। केवीएस, बीओ, यूपीपीसीएस, आरओ सबके लिए जम के पढ़ते रहिए। आगे आने वाले 6 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हमारे हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।